नमस्कार दोस्तों। अभी जो है भारतीय इतिहास के भीतर मौर्य साम्राज्य का टॉपिक चल रहा है, जिसमें से जो है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार को अपन ने डिस्कस कर लिया है। मौर्यकालीन जो साहित्यिक स्रोत है उनको पढ़ लिया है। अशोककालीन अभिलेख जो है, जिन पर डी आर भंडारकर ने रिसर्च की है, उन सब पर जो है अपन ने मोटा मोटी रूप से परिचर्चा कर चुके हैं। अब जो अपना टॉपिक है वो है चंद्रगुप्त मौर्य तो पढ़ लिया। अब जो न्यू टॉपिक है वो है अशोक। तो अशोक बेसिकली जो है, शुरू में इसको जो है अपने भाइयों के साथ संघर्ष करना पड़ता है युद्ध के लिए। तो शुरुआती 3 वर्षों तक संघर्ष करता है। उसके जो भाई थे तो उनको जो है उनको हटा करके वो जो है राजा बनता है। तो इस पीरियड उसको 3 साल लगते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 273 भी है और 269 भी है, और 232 ईसा पूर्व तक जो है ये शासन करता है। तो सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। सिंहली यानी श्रीलंका ही है। जो महाबोधि वंश व तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति गृह युद्ध हुआ था। तारानाथ बेसिकली एक चीनी साहित्यकार, जिसने कंग्यूर व तंग्यूर नामक पुस्तक लिखी है, उसके ऊपर जो है वर्णन मिलता है अशोक के आरंभिक जीवन का। अशोक ने देवानाम प्रिय की उपाधि ली थी। बिंदुसार के समय अशोक उज्जैन का गवर्नर था। कल्याण के अनुसार वह शिव का उपासक भी था। अशोक के भाई सुसेम थे, विगता अशोक था, सुमन था, तिष्य था। अशोक की पत्नियां पद्मावती, कौरवकी का अभिलेख भी मिलता है, जिसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक बेसिकली धम्म के लिए फेमस है। अशोक के पुत्र, ये जो शुरू में आरंभिक जीवन अशोक का या उसका जीवन परिचय, जैसे जैनिज्म में भगवान महावीर का पढ़ा था, बुद्धिज्म में जो है बौद्ध या तथागत का पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग है। फिर जो अशोक के पुत्र महेंद्र है, कुणाल है, जालोक है, जो बाद में कश्मीर में जाकर के सेट हो जाता है। अशोक के पुत्रियां हैं, संघमित्रा है, चारुमती है। अशोक के जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो मोड़ था वो कलिंग की विजय या तोसली विजय, जो अभिलेख जो 13 है उसमें वर्णन मिलता है, शिलालेख जो है। तो उस समय जो क्वेश्चन आता है कि जब अशोक ने जब हमला किया तो वहाँ का शासक कौन था कलिंग का, तो वहाँ का महामेघवाहन था। महामेघवान वेरी मोस्ट, कई प्रश्न, तो महामेघवान वहाँ का शासक था। और फिर जो है बौद्ध परंपरा अनुसार अशोक ने नेपाल की यात्रा भी की थी और वहाँ पर जो है टैक्स डिडक्शन किया था। और ये जो सोर्स है वो है रुमिंद अभिलेख है। शिलालेख नंबर 13 में आठवीं जनजातीय बल प्रयोग पर किया गया है। और जो है अशोक को जो है बौद्ध धर्म की तरफ प्रेरित करने का जो कार्य किया तो वो निग्रोध ने किया। तो वो बेसिकली अशोक का जो है भतीजा था और उपगुप्त ने भी इसको बढ़ावा दिया था। तो ये बेसिक अशोक के बारे में डिस्कशन है। फिर जो है अपना अगला टॉपिक है, अशोक जो है बुद्धिज्म को स्वीकार करता था, इसके क्या सोर्स है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले तो एक निगलीवा का शिलालेख है जो अपन ने पढ़ा। तो निगलीवा में कनक मुनि का उल्लेख मिलता है, वो बुद्धिज्म का था। रुमिंद अभिलेख है, जब वो वहाँ टैक्स डिडक्शन करता है, जब वो तथागत के जन्म स्थान लाइट ऑफ एशिया के बर्थ प्लेस पर जाता है तो वहाँ करता है। शिलालेख नंबर 8 में वो बोध गया की यात्रा का उल्लेख करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, 8 में बोध गया की यात्रा का उल्लेख है। सांची सारनाथ का प्रयाग लेख में संघ भेद वाले भिक्षुक चेतावनी है। मास की लेख के अशोक ने स्वयं को सांख्य बुद्ध का, भाबरू अभिलेख में बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से जो है अपन कह सकते हैं कि अशोक जो है प्योरली बुद्धिज्म से रिलेटेड था। फिर जो है अशोक ने जो है बुद्धिज्म को प्रचार प्रसार करने के लिए जो है अपने जो विश्वास पात्र थे उनको जो है भेजा था। ये बेसिकली आरपीसी का फेवरेट क्वेश्चन है, इसमें मैचिंग वाला क्वेश्चन आता है कौन कहाँ गया था। तो आप देखिए, मज्जंतिक जो है वो कश्मीर व गांधार में गया, मज्जिम जो हिमालय क्षेत्र में गया, महादेव महिष मंडल में गया, रक्षित है जो वनवासी में गया, वनवासी महाराष्ट्र का प्रदेश है, महारक्षित तो यवन में गया, धर्म रक्षित है अपरांत में गया, महाधर्म रक्षित है महाराष्ट्र में गया, सोन उत्तरा सुवर्ण द्वीप में गए, म्यांमार को जिसे कहा जाता है, महेंद्र और संघमित्रा जो है श्रीलंका में गए थे। और अशोक के समय श्रीलंका का शासक तिष्य था, जिसे देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। अशोक वॉज द फर्स्ट वो था रूलर जिसने जो है पशुवध के लिए जो है कंप्लीट लेख लिखा दिए कि फर्स्ट ही वो लेख था कि भाई पशुवध को कंप्लीटली बैन किया। ऐसे बहुत ही कम उदाहरण मिलते हैं। फिर जो मेन टॉपिक है अशोक का धम्म, तो बेसिकली धम्म से संबंधित RS मेंस में क्वेश्चन बनता है कि धम्म क्या है। तो धम्म की बेसिकली यही है, यह एक नैतिक संहिता है। तात्कालिक पाषंड इतने बढ़ चुके थे, उन पाषंडों को रोकने के लिए, पाषंड का आशय है जो आपस में वैमनस्यता थी, एक परोपकार की जो भावना थी वो घट चुकी थी, उसको मेंटेन करने के लिए, उन पाषंडों को दूर करने के लिए उसने एक नैतिक उत्थान के लिए एक नैतिक संहिता का निर्माण करा है। इसे धम्म कहा जाता है। और धम्म बेसिकली जो है वो है
लखन चक्रवर्ती सूत और राहुलोवाद सूत्र से मिलता है, उस पर ये आधारित है। फिर आता है धर्म की प्रकृति कैसी थी, ये राजधर्म था क्या, तो उस पर अलग अलग विद्वानों के मतांतर है। तो फ्लीट महोदय कहता है कि ये जो है राजधर्म था, और जो है फादर हैरोस है जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी थी, वो ब्राह्मण धर्म कहते हैं उसको, सभी धर्मों का सार स्मिथ कहता है। रोमिला थापर जो है कि तत्कालीन परिस्थिति को मेंटेन करने के लिए उसने खुद ही इनकारनेशन किया था धर्म का, मतलब वो खुद चाहता था कि इस तरह की व्यवस्था बने। और डी.आर. भंडारकर जिन्होंने जो है अशोक के सभी अभिलेखों पर रिसर्च की है, उन्होंने मानना है बौद्ध उपासक धर्म। तो डी.आर. भंडारकर भी सही है और रोमिला थापर भी सही है। तो फ्लिंट के महोदय को भी ज़्यादा तवज्जो देते राजधर्म है। फिर जो है धर्म के क्या बेसिक वो पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो पॉजिटिवली तो यही है कि इसमें जो है नैतिक उत्थान की तरफ ये बढ़ावा देता है, सत्यवादिता है, पवित्रता है, बहुकल्याण है, सज्जनता है इत्यादि पर जोर देता है। और इन गुणों को लाने के लिए व्यक्ति को जो है अपने माता पिता का सेवा करनी पड़ेगी, गुरुजनों को सम्मान करना पड़ेगा, प्राणियों की हत्या नहीं करनी पड़ेगी, प्राणियों की हत्या नहीं करेगा वो, तभी उसका जो है इन गुणों की तरफ रुझान होगा, दया सुचिता की तरफ, दया दान। और नकारात्मक पक्ष क्या है, इससे आदमी में जो है निष्ठुरता आती है, क्रोध आता है, घमंड आता है, ईर्ष्या आती है इत्यादि जो है ये धम्म के नकारात्मक पक्ष है। तो ये बेसिकली अशोक का धम्म है। अशोक का धम्म बेसिकली यही है, तात्कालिक पाषंडों को दूर करने के लिए, जनता में नैतिक उत्थान की भावना को बढ़ाने के लिए अशोक द्वारा प्रतिपादित, सम्राट अशोक द्वारा प्रतिपादित धार्मिक नैतिक संहिता। फिर जो अशोक के उत्तराधिकारी, तो अशोक के जो उत्तराधिकारी है बेसिकली अशोक का जो पुत्र था वो था कुणाल। कुणाल बेसिकली ब्लाइंड था, उसको दिखता नहीं था, तो वो ज़्यादा देर तक उसको शासन करने नहीं दिया। फिर जो जालोक है वो कश्मीर में शिफ्ट हो जाता है और वहाँ शैव धर्म को बढ़ावा देता है। फिर जो है अशोक का जो पोता है कुणाल की जगह संप्रति जो है जैनिज्म को बढ़ावा देता है। तो मैंने कहा ना अलग अलग है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैनिज्म को बढ़ावा दे रहा है, बिंदुसार राजीव को दे रहा है, सम्राट अशोक जो है बुद्धिज्म को दे रहा है, वापस जो है जालोक जो है शैव संप्रदाय को बढ़ावा दे रहा है, और कुणाल जो है ज़्यादा उसका कोई रोल है नहीं, संप्रति जो है जैनिज्म को बढ़ावा देता है। दशरथ जो है आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवा रहा है बराबर के अंदर, बराबर की गुफाएं जो कि पटना के आसपास स्थित है। तो ये बेसिकली दशरथ ने जो है देवानाम प्रिय की उपाधि भी हासिल की थी। और फिर जो है अंतिम इनमें शासक है ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त को बेसिकली जो है पुष्यमित्र शुंग जो तत्कालीन मौर्य साम्राज्य का सेनापति होता है वो उसको सैन्य भ्रमण के लिए ले जाता है और वहाँ सेना के सामने जो उसकी हत्या कर देता है, और बुद्धिज्म, और वहीं जाकर के जो है मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है और एक नए वंश की शुरुआत होती है, वो शुंग वंश, और जिसका संस्थापक बनता है पुष्यमित्र शुंग, और इसे ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान काल भी कहा गया है। फिर जो है मौर्य साम्राज्य पतन के कारण भी कहते हैं बहुत सारे, हरिप्रसाद शास्त्री है कि अशोक की बहुत समर्थन की नीति है, एच.सी. राय चौधरी कहते हैं अशोक की शांति और अहिंसा की नीति है, डी.डी. कोसाम भी आर्थिक कारण बताते हैं, रोमिला थापर बताती प्रशासनिक केंद्रीकरण है, और रामशरण शर्मा बताते भौतिक संस्कृति का प्रसार अन्य क्षेत्रों में भी हो जाना, और अन्य कारण अयोग्य उत्तराधिकारी, जो कि जालोक वो इतना बेसिक नहीं हुआ, कुणाल, संप्रति, दशरथ इतना ये बेसिकली जो है जितने उनके पूर्वज महान थे उतने वो नहीं हो पाए। तो ये बेसिक अशोक के दम पर डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा प्रशासन के ऊपर, उसमें अपन समाहर्ता, सन्निधाता जो है, और फिर होगा समाज, प्रशासन और समाज में मैगसनीज ने कौन कौन से वर्ग बताए, कौन कौन से नहीं बताए, इस तरह से जो अपन मौर्य काल ये वो वीडियो बनने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। और इसका अगर एक एक्स्ट्रा बनेगा, एक तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड स्तूप, और सेकंड बनेगा जितने भी क्वेश्चन आए हैं इसके ऊपर वो, तो कुल मिला के 4 वीडियोज़ और बने, कुल 8 वीडियोज़ में जो है सार गर्भित बातों पर पूरा डिस्कशन हो जाएगा। थैंक्स।